हेलो नमस्कार ऑल ऑफ यू। कल हम पढ़ रहे थे राजस्थान की सभ्यताएं। आज हमारे टॉपिक में होगा राजस्थान के जनपद। तो राजस्थान में कौन कौन से जनपद हुए, जनपदों का उदय, कौन कौन से ग्रंथों में जनपदों का उल्लेख मिलता है, वो सब हम आज पढ़ेंगे। आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उसके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय, विकास और पतन हुआ। बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और एक जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, दो ग्रंथों से हमें जनपदों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से हैं? एक तो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और एक है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इनसे हमें जनपदों का उल्लेख मिलता है। तो अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। बौद्ध साहित्य में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, उनमें से मत्स्य जनपद तो राजस्थान में स्थित था और राजस्थान के अनेक भाग कुरु, शूरसेन और अवंती महाजनपदों के अंतर्गत थे। तो जो मत्स्य जनपद है वो तो राजस्थान में ही स्थित था और राजस्थान के अनेक भाग अन्य जनपद जैसे कुरु में, शूरसेन में और अवंती में आते थे। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र शिवी जनपद कहलाता था। तो शिवी जनपद में चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमणों के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव, योद्धे और अर्जुनयन राजस्थान में आकर बस गए। 327 ईसा पूर्व में मालव, योद्धे और अर्जुनयन ये कुछ कबीले थे, वो राजस्थान में आकर बस गए। क्यों? क्योंकि सिकंदर जो आक्रमण कर रहा था उनसे अपनी सुरक्षा के लिए और अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए वो राजस्थान में आकर बस गए। मत्स्य जनपद आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। अब हमसे पूछा जाता है कि मत्स्य जाति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ? ऋग्वेद में, जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। शतपथ ब्राह्मण और कौशितकी उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की गई है। इनसे अनुमान लगता है कि मत्स्य जनपद कितना प्राचीन है। महाभारत काल में भी इसकी गणना की गई है। अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली व भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे। हमसे पूछा जाए कि मत्स्य जनपद में कौन कौन से जिले, वर्तमान के जो जिले हैं वो शामिल थे, तो सबसे पहला जयपुर, फिर है अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर। ये सब मत्स्य जनपद के अंतर्गत आते थे। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक विराट था, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराटनगर, बैराट बसाकर उस मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया। तो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर या बैराट किसने बनाया? उसका एक शासक हुआ था विराट नाम का। उसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराटनगर को अपनी राजधानी बनाया था। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। ये हमें महाभारत काल से पता चलता है कि विराट जो सम्राट था जिसने विराटनगर बसाया, उसकी पुत्री उत्तरा, उसका विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। इन्हीं का पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना। महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद निर्मल हो गए। इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया। क्योंकि गोपीनाथ शर्मा जो एक विद्वान हुए हैं, उनका मत है कि महाभारत के बाद जो कुरु और यादव जनपद थे वो निर्बल हो गए थे और इन शक्तिशाली जनपद जब निर्बल हो गए तो उनका लाभ उठाकर मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया। ये तो सर्वसम्मति से माना ही जाता है कि जो निर्बल लोग हैं उनका फायदा शक्तिशाली लोग उठा लेते हैं। तो जब कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए तो उनकी निर्बलता का लाभ किसने उठा लिया?
मत्स्य राज्य ने, और उसकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि में वृद्धि हुई। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में शाल्व जाति रहती थी। अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में प्राय संघर्ष होता रहता था। साल्वों की भांति चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। तो चेदी जनपद मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। चूंकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती है, अतः चेदी और मत्स्य जनपद में भी संघर्ष चलता रहता था। जो पास के राज्य होते थे उनमें आपसी संघर्ष, क्योंकि बराबर की शक्तियां तो आपस में एक दूसरे की शक्ति को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए आपस में संघर्ष रहता था। तो इन दोनों चेदी और मत्स्य में भी आपस में, जनपद में भी आपस में संघर्ष ही चलता रहता था। एक अवसर पर चेदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला लिया। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा और कुछ समय बाद ही उसने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद ही मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया। मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा, तो कुछ समय बाद ही जब चेदी में मिला लिया गया तो चेदी से ज़्यादा दिन अधीन नहीं रहा। उसके बाद वो मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। मौर्यों के शासन काल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर या बैराट से प्राप्त अशोक का शिलालेख और अन्य मौर्य युगीन अवशेष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। कौन सा तथ्य? कि मौर्यों का जो शासनकाल हुआ था उसमें मत्स्य जनपद किसके अंतर्गत था? मौर्य साम्राज्य के। क्योंकि हमें विराटनगर से अशोक के शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं और अन्य मौर्य युगीन अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। अब हम पढ़ते हैं राजपूतों की उत्पत्ति। तो राजपूतों की उत्पत्ति किस तरह से हुई? हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी पुनः समाप्त होने लगी। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? 647 ईस्वी में। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे वो क्या कहलाए? राजपूत राजवंश। इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है। इसीलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नवीन राजवंश जो उभरे तो भारत का जो पूर्व मध्यकालीन इतिहास है उनमें ये राजपूत राजवंशों का इतिहास ही जुड़ा हुआ है। इसलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। राजपूतों का मुगलों के साथ संघर्ष, राजपूतों का मराठों के साथ संघर्ष, ये सब पूर्व मध्यकाल में, तो इसलिए इसको राजपूत काल कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि वे राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति के समय को राजपूत युग कहा जा सकता है। स्मिथ ने भी लिखा है कि राजपूत हर्ष की मृत्यु हुई, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई 647 ईस्वी में, तो उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से और 12वीं शताब्दी का काल राजपूत युग कहलाता है। राजपूत कौन थे? यह प्रश्न आज भी उलझा हुआ है, क्योंकि अनेक विद्वान इसके बारे में अनेक मत देते हैं। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए हैं, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह सर्वमान्य हो। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। प्राचीन काल के जो ग्रंथ हुए हैं उनमें इसका व्यापक उल्लेख मिलता है। ये किसका मत है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटक और बाणभट्ट के हर्षचरित, ये किताबों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि इनके रचयिता कौन है। तो अर्थशास्त्र इनके रचयिता है चाणक्य, कालिदास के विभिन्न नाटक हैं और हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की, तथा कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। चीनी यात्री हिनसांग ने भी
जो हर्षवर्धन के समय आया था। ये बहुत बार पूछा गया है कि हेनसांग किसके काल में भारत में आया था, तो हर्षवर्धन के काल में। इसको हम इस तरह से याद रख लेंगे, हेनसांग है बीच में आ रहा है, दोनों के साथ है जुड़ा हुआ है, तो हर्षवर्धन हेनसांग। राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा है। हेनसांग ने राजाओं को कहीं तो क्षत्रिय लिखा है और कहीं राजपूत लिखा है। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया यह मत सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, और राजपुत्र का ही अपभ्रंश होके ये राजपूत बना। पूत मतलब भी पुत्र, राजा का पुत्र। आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे। वैदिक आर्यों की संतान। राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किसने माना है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा सीवी वैद्य ने। ये राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण राजर्ण्य वर्ग की संतान मानते हैं। उनके कथन अनुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा अस्त्र की पूजा करते हैं। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास रहा है। उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान हैं। तो आर्यों का जिस तरह से डील डोल था, जिस तरह से उनकी वेशभूषा थी, जिस तरह से उनका व्यवहार था, वो यज्ञ और बलि देते थे, अश्व और अस्त्र की पूजा करते थे, उन सबको देखते हुए डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य ने राजपूतों को क्या माना है? वैदिक आर्यों की संतान माना है। अब दूसरी है अग्निकुंड से उत्पन्न। तो राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न का सिद्धांत किसने दिया है? चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान था। उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। उसने लिखा है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी और मलमूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने हेतु यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए, जो परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। जब वशिष्ठ मुनि ने कौन कौन से? परमार, चालुक्य और प्रतिहार। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हो गए तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया, जो प्रथम 3 से ज्यादा ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम क्या रखा? चौहान। तो पहले तो 3 उत्पन्न हुए, किस हिसाब से? अग्निकुंड से उत्पत्ति किसने दी? चंद्रबरदाई। पहले 3 थे परमार, चालुक्य और प्रतिहार। जब ये तीनों रक्षा नहीं कर पाए तो चौथे बार चौहान पैदा हुआ। चंद्रबरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड यज्ञ कुंड से की गई। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया है। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, या प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि या विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों शक, हूण, युचि आदि की यज्ञ अग्नि द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया हो, और यह कथा इस घटना की साहित्यिक प्रस्तुति है। अब तीसरा है हमारा ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। राजपूतों को ब्राह्मणों से भी उत्पन्न हुआ माना गया है। तो वो किस किस ने माना है? सर्वप्रथम डॉक्टर DR भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बतलाई। किसने बतलाई? नागर ब्राह्मणों से DR भंडारकर ने। राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी, कौन था उत्तराधिकारी? सीमंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। किसमें बताया गया है? बिजोलिया शिलालेख में। किसको? वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सीमंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का एकाट्य प्रमाण है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहे दत्त का वंशज बताया है। गोपीनाथ शर्मा ने भी यही बताया, नागर जाति के ब्राह्मण गुहे दत्त के वंशज। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी
जयदेव के गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया कि गुहिलात नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान है, किंतु कुछ अन्य इतिहासकार खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते हैं, इस कारण यह भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं। तो जितने विद्वान जितने मत दिए हैं वो सर्वमान्य नहीं थे। विदेशियों की संतान, अब विदेशियों की संतान को किसने माना है? राजस्थान के इतिहास लेखक जेम्स टॉड ने लिखा है कि राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज है। टॉड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उनका मत है कि ये विदेशी जातियां 6ठी शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया। टॉड ने राजपूतों को शक व सीथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया कि राजपूतों के रीति रिवाज शक, सीथियन और हूणों से मिलते हैं, जैसे अश्व पूजा, अश्वमेध, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि। अतः दोनों जातियां एक ही हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी और स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। हर विद्वान ने अपने अपने हिसाब से तर्क दिए। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया है। इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्र से बताते हैं। राजपूत स्वयं को सूर्य व चंद्र से उत्पन्न हुआ बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाजों की शक या सीथियन के रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक या कुषाणों के आने से पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित थी और अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ पहले से ही ज्ञात था, जैसा कि महाकाव्यों के साक्ष्य से प्रमाणित होता है। तो उपर्युक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद हैं। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। यह भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियां भारत में आई और स्थायी रूप से यहीं निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं में समाहित कर लिया। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रजाति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य अथवा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा है। तो हमने पढ़ा राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में कौन कौन से विद्वानों ने कौन कौन से तर्क दिए हैं। अब हम कल पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अब तक जो पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।